नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो बता दूं कि बहुत ठंड है और बहुत बारिश हो रही है, बाहर हवा भी चल रही है और अगर उसके वजह से कोई नॉइज आ रहा है वीडियो में मेरी आवाज़ में तो उसके लिए माफ़ करिएगा। उसके बिना आप कर भी क्या सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एनआरसी और सीए की पिछले एपिसोड में ही कह दिया था आखिरी में कि आने वाला एपिसोड का कॉन्टेक्स्ट क्या होने वाला है एनआरसी और सीए के मामले में। तो आज का कंटेंट होने वाला है आसाम क्राइसिस के ऊपर। अगर आपको आसाम क्राइसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप एनआरसी और सीए के बारे में जानते हो, ये बोलना बेवकूफ़ी होगा। जब तक आपको आसाम के बारे में नहीं पता, आसाम की क्राइसिस के बारे में नहीं पता, आसाम में क्या क्या मतलब प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से एनआरसी लाना पड़ा, ये सब अगर आपको नहीं पता तो आपको एनआरसी और सीए के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अब एपिसोड शुरू करने से पहले हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा एनआरसी और सीए के ऊपर ये पिछले 6 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि हर एक वीडियो कनेक्टेड है, ये हर एक वीडियो कनेक्टेड होके आके ही मैं ये वीडियो बना रहा, नहीं तो यही वीडियो मैं डायरेक्ट बना देता पहले ही। तो जो लोग नए हो अभी, मतलब पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और यही वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को यही सजेशन है कि पहले ये सारे वीडियो देखिए एक एक करके पहला एपिसोड से, और ये सारे लिंक आपको ये ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। बस यही एक छोटा सा गुजारिश था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आसाम क्राइसिस को समझने से पहले आपको थोड़ा सा नोटिस के बारे में समझ लेना चाहिए। पहली बात तो आप यही ध्यान रखिए कि आसाम और मणिपुर ये दोनों इलाका एक जमाने में बर्मा का हुआ करता था। बर्मा मतलब म्यांमार का हुआ करता था ये। फिर 1824 से 1826 तक करीब 2 साल तक पहला एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ और उस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी बर्मा को हरा के जीत गया था। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी बर्मा से जीत गई तो वो बर्मा से मणिपुर और आसाम के साथ कुछ और इलाके मिला के सारे इलाके को अपने हाथ में ले लिया, मतलब उनसे छीन लिया गया और ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड कर लिया उन्होंने। ये चीज अंग्रेजों ने अच्छा किया था, नहीं तो आज आसाम और मणिपुर ये सारे इलाका म्यांमार का होता। और इसमें और एक चीज ध्यान रखिए, पहले आसाम में कई अलग अलग साम्राज्य हुआ करता था। साम्राज्य मतलब डायनेस्टी, जिसमें सबसे बड़ा साम्राज्य था वो था अहोम साम्राज्य, मतलब अहोम डायनेस्टी। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ऊपर ब्लू में है अहोम डायनेस्टी, फिर पिंक कलर में आप देखिए एक है कचारी डायनेस्टी। ये सारे डायनेस्टी पहले अपने आप में एक राज्य जैसा था, मतलब एक स्टेट जैसा था। इनसे पूछा भी नहीं गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके सारे इलाके को, मतलब आसाम और मणिपुर के इलाके को और उसके आसपास से कुछ और इलाके को ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड कर लिया था जब वो बर्मा से वॉर जीत गया था। अब देखिए स्थिति क्या थी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने की है कि उस समय मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये चारों इलाका आसाम में ही था, मतलब ये चारों इलाका आसाम ही था, ये अलग अलग नहीं था उस समय। बस मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों स्टेट शुरू से ही अलग थे और भारत सरकार ने भी इसको अलग बना था, मतलब ये शुरू से ही यूटी थे। फिर बाद में 21 जनवरी 1972 में मेघालय आसाम से अलग हुआ, जो पहले राज्य के भीतर राज्य था। एक अलग सा कॉन्सेप्ट था मेघालय का। अगर कभी इनके ऊपर डिटेल में बात करने का मौका मिले या फिर डिस्कशन करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर बात करूंगा मेघालय के ऊपर। फिर उसी साल मतलब 1972 में ही अरुणाचल प्रदेश आसाम से अलग होकर यूटी बना और फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश स्टेट बन गया, मतलब राज्य बन गया। फिर एक साल पहले ही मतलब 1971 में मिजोरम भी आसाम से अलग होकर यूटी बना था। फिर 28 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य बन गया, मतलब स्टेट बन गया। नागालैंड 1962 में राज्य बना। नागालैंड की भी एक मजेदार इतिहास है, मतलब उनका थोड़ा विवाद की इतिहास है, कंट्रोवर्शियल इतिहास है। कभी अगर नॉर्थ ईस्ट पर डिटेल में बात करेंगे, जैसे ये एनआरसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, तब इन सारे स्टेट्स के बारे में, इनके इतिहास, ये कैसे बना, ये पहले क्या थे, पहले म्यांमार में कैसे थे, कैसे आया यहाँ पे, कैसे डेवलप होकर आज नॉर्थ ईस्ट बना, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे जब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्पेशली बात करेंगे। तो ये सब बताने का मेरा बेसिक पर्पस यही है, जब भी हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो आज से लगभग 40 साल पहले तक पूरा नॉर्थ ईस्ट आसाम था। ध्यान से सुनिए फिर से, आज से लगभग 40 साल पहले तक पूरा नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये जो पूरा 7 स्टेट आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा आसाम था। इसीलिए आसाम का जो भी संकट है, जो भी उनकी समस्या है, ये पूरी नॉर्थ ईस्ट की समस्या बन जाती है। एक तो ये बात भी हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है, मतलब इस एनआरसी और सीए की सीरीज में। ये सब मैं कोई आपको इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाला है आगे जाके।
हर चीज याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट्स है, मतलब ये जो 7 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट की, उनकी सबकी मतलब सारे स्टेट्स की अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी परंपराएं है, और वो अपने परंपरा को, अपने कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा संजीदा रहते हैं वो लोग। और ये आज की बात नहीं है, पहले से ही ये लोग ऐसे ही है, और इवन आज भी ये लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जब आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी के पास जाएंगे। अब हुआ क्या, जो आज का बांग्लादेश और आज का वेस्ट बंगाल, ये दोनों एरिया मिला के बंगाल हुआ करता था 1947 से पहले, मतलब जब देश आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों से। तब तो सारे एक ही थे ना, मतलब सारे पाकिस्तान, सारे बांग्लादेश, ये सारे तो इंडिया ही थे। ये जो बंगाल था, मतलब बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल मिला के, ये इलाका इतना रिसोर्सफुल नहीं है, मतलब ठीक है लेकिन उतना नहीं है। और वह हिंदू मुस्लिम सब मिलाकर आबादी भी ज्यादा थे, लेकिन ठीक उसके उल्टा आसाम का इलाका है, आबादी भी बहुत कम और फुल्ली 101% नेचुरल रिसोर्सेज से हरा भरा एरिया है। मौसम भी अच्छा है वहाँ का, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती बाड़ी भी बहुत मतलब एकदम फल फूल जाता है, बहुत अच्छा सा होता है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को आसाम का इलाका मिला, उनके मुंह से लात टपकने लगा, मतलब लालच के मारे वो लोग पागल हो गए थे। वाह, इतना सारे मतलब नेचुरल रिसोर्स, इसको कैसे हम लूट के इंग्लैंड ले जाए, इसके लिए वो लोग दिमाग लगाने लगे। तो उन्होंने क्या किया, आसाम के इलाके से सबसे पहले ऑयल यानी तेल और दूसरा चाय यानी टी, ये दोनों चीजों को लूटने की ठान ली। लेकिन इन दोनों चीजों की प्लांटेशन के लिए, मतलब इनको देखभाल के लिए, रोपने के लिए, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए, ऑयल को निकालने के लिए, इन सब चीजों के लिए चाहिए था अंग्रेजों को ढेर सारा मजदूर। तो जैसे कि मैंने बोला, उस समय बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल मिला के तो एक ही बंगाल था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल से मजदूर बुलाने लगे आसाम तक, ये ऑयल और चाय पत्ती को प्रोड्यूस करने के लिए, निकालने के लिए। अब 1826 से टाइम गुजरते गुजरते जब 1931 आया, तब तक स्थितियां इतनी भयावह हो गई थी कि जब 1931 का इंडिया का सेंसस निकला, तब उस 1931 की सेंसस के चीफ कमिश्नर ने, मतलब रजिस्टर ने, ये कमेंट लिखा था कि पिछले 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब ये अंग्रेजों ने, आसाम की सारे डेमोग्राफिक जो बैलेंस था उसकी तहस नहस कर डाला था। सिचुएशन इस प्रकार हो गया था कि आसाम के जो मूल निवासी थे वो माइनॉरिटी होने की कगार पे आ चुके थे इन 100 सालों में। और बंगाली लोगों में भी मुख्य रूप से मुस्लिम बंगाली लोग वहां पर इतना ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते जा रहे थे कि अब आसाम की परंपरा में, आसाम का ही जो मूल कल्चर है, जो उनका आसाम का मूल एलिमेंट है, आसामीज जो तत्व है उनका, वो ही कम होते जा रहा था। उसका मतलब नामो निशान मिटा डाला था अंग्रेजों ने। इसीलिए 1931 की सेंसस रजिस्टर ने लिखा था कि हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, आने वाले समय में चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। ये 1931 में सेंसस की रजिस्टर ने लिख दिया था अपनी कमेंट। आप पढ़ सकते हैं, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पूरा सेंसस का लिंक, और आपको बहुत सारे नई बातें भी जानने को मिलेगा, पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज तो चले गए, फिर 1947 में बंगाल का एक हिस्सा बन गया आज का बांग्लादेश। और 1947 का जो माइग्रेशन हुआ बांग्लादेश, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से, वो मैंने पिछले इतने सारे वीडियो में समझा चुका हूँ, वो मैं अभी और नहीं समझाने वाला, अब इसके आगे बोलूंगा मैं। तो वेस्ट पाकिस्तान का माइग्रेशन तो एक झटके में खत्म हो चुका था, लेकिन बांग्लादेश का जो माइग्रेशन हुआ था 1947 के बाद भी चल रहा है आज तक। और जब बांग्लादेश से बांग्लादेशी माइग्रेट होगा इंडिया में, तो कहाँ जाएगा, आप खुद देख लीजिए ना मैप में। जाहिर सी बात है, वो आसाम की सारे इलाकों में जाएगा साइड से, और इधर थोड़ा वेस्ट बंगाल में आएगा। और वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा नहीं जाते हैं, करोड़ों बांग्लादेशी आज वेस्ट बंगाल में आपको मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स आसाम से कट के अलग तो हो गए, लेकिन आज भी इन सारे स्टेट्स में कुछ ना कुछ परिमाण में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में आपको इलीगल बांग्लादेशी मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला, जब आसाम का संकट आता है तो संकट या फिर वो प्रॉब्लम सारे नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम बन जाता है। और इतना बांग्लादेशी घुस गए आसाम से होके सारे स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट के, कि सारे स्टेट परेशान हो गए इन बांग्लादेशियों से। मैंने बोला ना आपको कि ट्राइबल कम्युनिटी अपने कल्चर को लेके बहुत संजीदा रहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके घर पे कोई दूसरा आके कब्जा करे, मतलब रहने लगे। ठीक है, आप एक दिन के लिए मेहमान बन के आए, आपको अच्छे से रखेंगे,
फिर आपको जाना भी तो है, आप तो मेहमान हो, आप तो घर का ही मेंबर बनने की बात कर रहे हो अभी। तो उनको ये सब पसंद नहीं है। ट्राइबल आइडेंटिटी आपको पता ही होगा, वो बहुत नाजुक और बहुत छोटी संख्या, बहुत प्यार से रहने वाला एक कम्युनिटी है। उन पर कोई भी ऐसे ही हाथ नहीं लगा सकता। और हालांकि किसी को भी नहीं पसंद, इवन आपको भी नहीं पसंद होगा कि आपके घर में कोई भी आके, भले ही वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी आके रहने लगे ये बोल के कि मुझे कुछ दिन रहने दीजिए, जब स्थिति ठीक हो जाएगा मैं चला जाऊंगा, और आपने विश्वास करके रहने दिया, और बाद में वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं अब मुझे आपके साथ ही रहना है, यही मुझे एक जगह दे दीजिए परमानेंटली, तब आप क्या करोगे? सोच के देखिए। आप देश का नहीं सोच सकते हो, अपने घर का तो देख लीजिए एग्जाम्पल लेके। फिर 1950-51 आते आते कैसे स्थितियां खराब हुई, वहां से आपको आज का जो संकट है वो समझने में आसान हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश से इतने बड़े पैमाने में बांग्लादेशियों का माइग्रेशन हो रहा था इंडिया में, उसको देख नेहरू जी घबरा गए थे। तो इसीलिए 1950 में नेहरू जी ने एक कानून लाया था जिसका नाम था द इमिग्रेशन एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950। इमिग्रेशन का मतलब तो पता ही आपको क्या है, इलीगल अप्रवासी, और एक्सपल्सन का मतलब है बाहर निकाल देना, मतलब इलीगल इमिग्रेशन को बाहर भगाने की कानून थी ये। और ये मैं अमित शाह की नहीं, चाचा नेहरू की बात कर रहा हूँ। तो इस एक्ट में ऐसा क्या लिखा था? देखिए, इसमें लिखा था कि जो लोग बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में घुस रहे हैं उनको वापस भेज दिया जाना चाहिए अपने देश ईस्ट पाकिस्तान में, मतलब आज का बांग्लादेश में, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन इस कानून में एक क्लॉज ये भी था कि यदि कोई व्यक्ति माइनॉरिटी है और वो प्रोसिक्यूशन की वजह से इंडिया आया है तो उस पर ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कानून की वजह से, प्रोसिक्यूशन की वजह से आए हुए लोगों की जान चली जाए। फिर से याद दिला दूं, परसिक्यूशन से आना मतलब क्या है ये भी मैं पहले इस वीडियो में बता दिया हूँ, इसीलिए मैंने बार बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। पहले अगर नहीं देखा ये सब, फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक, रुक जाइए, ये देख लीजिए पहले जाके। फिर उसी साल नेहरू लियाकत समझौता भी हो गया, जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट भी कहा जाता है। इधर इंडिया में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उधर पाकिस्तान में लियाकत अली खान प्रधानमंत्री थे, जो पहले दोस्त भी हुआ करते थे। तो इनके बीच समझौता हुआ कि अभी भी अगर दोनों देशों की माइनॉरिटी इधर से उधर जाना चाहते हैं तो हम उनको परमिशन देंगे, उनको नहीं रोकेंगे। तो माइनॉरिटी के आने पर कोई रोक टोक नहीं है, ये समझौता हुआ था इन दोनों के बीच, मतलब नेहरू जी और लियाकत अली खान के बीच 1950 में। इसको याद रखिएगा, काम आएगा आगे। तो बेसिकली बात ये हो गया कि एक तो कानून ये है जो एक्सपल्सन वाला है, और ये एक नेहरू लियाकत का समझौता। इन दोनों कानून के मुताबिक पाकिस्तान से माइनॉरिटी भारत में आ सकते हैं और भारत से भी वहां जा सकते हैं। और पाकिस्तान का मतलब बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान को ही कहा जा रहा था उस समय। लेकिन इस कानून में, एक्सपल्सन बिल कानून में, ये भी कहा गया है जो परसिक्यूशन की वजह से आएगा उनको नहीं रोका जाएगा। और इस कानून में कहा है कि माइनॉरिटी को आना अलाउ है, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। नेहरू जी ये बात अच्छे से समझ गए थे कि इन फ्यूचर चीजें बहुत बिगड़ने वाली है और स्थितियां बहुत खतरनाक होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1951 में NRC करवाया। अब यहाँ से आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा कि NRC कब आया था पहली बार, NRC क्या है, NRC का फुल फॉर्म क्या है, NRC का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह, आपका लाखों सवाल। NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और ये नेहरू जी ने करवाया था पहली बार, बीजेपी ने नहीं। क्यों करवाया था? क्योंकि नेहरू जी को लगा कि इन इमिग्रेंट इलीगल की वजह से ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन फ्यूचर कि भारत के असली नागरिक कौन है और ये बाहर से आए हुए लोग कौन है। इसीलिए उन्होंने ये NRC करवाया था। इसीलिए 1826 से 1950 तक जो हो गया वो तो हो गया, उसको और कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जो अभी आने वाला समय है, उस समय में तो कम से कम हमारे पास ये डेटा रहे कि इंडिया के प्रॉपर नागरिक कौन है और बाहर से आए हुए कौन है। ये तो कम से कम एक डाटा रहे, एक मतलब इन्फॉर्मेशन है भारत सरकार के पास। इसीलिए उन्होंने 1951 में NRC करवाया था। तो उन्होंने NRC कैसे करवाया था और उस समय ये आंदोलन क्यों नहीं हुआ था फिर, बॉयकॉट NRC जो अभी हो रहा है? क्योंकि उन्होंने चुपके से NRC करवा लिया था बिना किसी को इन्फॉर्म किए, मतलब किसी भी जनता को उन्होंने कोई भी चीज पब्लिक नहीं किया था कि मैंने NRC करवाया बोल के। उन्होंने 1951 का जो सेंसस होता है, सेंसस तो आपको पता है हर 10 साल में हुआ था। 1931 में हुआ था, फिर 1941 में हुआ, फिर 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, अभी 2021 में हो गया था एक बार। अभी नेक्स्ट 2031 में होगा। हर 10 साल में आपका अपने देश में कितना जनसंख्या है उसको गिनने के लिए ये सेंसस करवाया जाता है। तो 1951 का जब सेंसस करवाया गया, सेंसस जो करते हैं लोग, उन लोगों को चुपके से कह दिया गया था कि उसी में से ही अब अलग से एक लिस्ट निकालना
कि कौन भारत का नागरिक नहीं है, कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है। ये अलग से एक लिस्ट बना के रखना पूरा देश का, स्पेशली आसाम और वेस्ट बंगाल का। आसाम मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ मैं। एनआरसी मतलब कोई अलग से मत सोचिए, एनआरसी मतलब सेंसस का ही एक पार्ट होता है, उसमें ज्यादा डिटेल रहता है। तो 1951 का जो सेंसस टीम थे, उन्होंने 20 दिनों के अंदर पूरे देश का एनआरसी कंप्लीट कर डाला था। और इसमें करना कुछ भी नहीं था। सेंसस के वक्त मतलब जनगणना के वक्त बहुत सारे लोग ऐसा निकल जाता है जिनके पास भारत का नागरिक होने का कोई प्रमाण नहीं होता है, उनको बस अलग से चार्ट लिया गया था, उनका नाम अलग से कर लिया गया था, वही है एनआरसी। लेकिन ध्यान रखिए, नेहरू जी ने इस लिस्ट को मतलब 1951 की जो एनआरसी लिस्ट है उसको कभी भी पब्लिकली पब्लिश नहीं किया और किसी को अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया। मतलब जो पकड़े गए थे, जो नागरिक नहीं थे, उनको कोई अपील का मौका नहीं दिया गया, उनको कोई मतलब ये मौका नहीं दिया गया कि वो बोले कि मैं भारत की ही नागरिक हूँ। बस चुपके से एनआरसी करवा लिया गया ताकि इन फ्यूचर भारत सरकार के पास मतलब हमारे पास एक रेफरेंस रहे कि इस देश का प्रॉपर नागरिक कौन कौन है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग अगर अब मेरा ओपिनियन मानो तो मैं यही कहूंगा कि नेहरू जी ने कोई गलत काम नहीं किया था, वो बहुत समझदारी की काम किया था, वरना आज सत्यानाश हो जाता देश का। आप पहचान नहीं पाते कौन इंडियन है, कौन फॉरेनर है, कौन विदेशी है, कौन इलीगल है। अब 1951 के बाद स्थितियां कुछ ठीक नहीं हुई, क्योंकि 1952 में क्या हुआ था कि 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना उसके पीछे की कहानी 1952 से बनना शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर क्या है उसका डिटेल ये सब जानने में आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो जरूरी है वो ये है कि 1952 से 1964 तक चीजें इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि नेहरू जी लगभग हार मान चुके थे कि करे तो आखिर क्या करे, क्योंकि ओपन बॉर्डर था। आपको पता है ये नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का बॉर्डर कितना बड़ा है और ऊपर से ह्यूमैनिटी ग्राउंड अलग है। तो ये सब होते होते 1964 में नेहरू जी की ही मृत्यु हो गई और फिर 1964 में आजाद भारत में पहली बार सत्ता बदली और 1964 में शास्त्री जी पीएम बने हमारे देश का। उनको ये इलीगल इमिग्रेंट का समस्या बहुत साफ साफ दिख रहा था कि अगर इनको नहीं रोका जाए तो ये मामला बहुत ज्यादा भयावह बिगड़ने वाला है। इसीलिए 1964 के सितंबर महीने में ही शास्त्री जी ने कहा कि 1951 की एनआरसी को अपडेट करेंगे, जो नेहरू जी ने करवाया था एनआरसी, और ये प्रोसेस शुरू करने का परमिशन शास्त्री जी ने दे दी। फॉरेनर एक्ट 1946 और ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एनआरसी और सीए के मामले में। ये एक्ट भारत सरकार को अधिकार देता है कि जो इलीगल फॉरेनर है हमारे देश में उनको भारत सरकार अरेस्ट कर सकता है, उन पर भारत सरकार केस चला सकता है। लेकिन इस एक्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि भारत सरकार को किसी व्यक्ति के ऊपर शक हो जाए और उस व्यक्ति के ऊपर भारत सरकार केस कर दे, तब वो व्यक्ति को प्रूफ करना होगा कि वो व्यक्ति भारतीय नागरिक है, ना कि भारत सरकार को प्रूफ करना होगा कि वो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो आप इसको यूं समझिए। देखिए, मान लीजिए भारत सरकार को मेरे ऊपर शक हो गया है और मुझ पर केस कर दिया गया है कि मैं भारतीय नागरिक नहीं हूँ, मैं इलीगल फॉरेनर हूँ। उस वक्त मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं इलीगल नहीं हूँ। भारत सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बस केस करके आराम से बैठ जाएगी। सारे बर्डन, सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। और कानूनी भाषा में इस पद्धति को बोलते हैं ऑनस ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब मेरे ऊपर बर्डन आ गया कि मैं प्रूफ करूं। आमतौर पर कानूनी मामला कैसा होता है, अगर आप मुझ पर केस करोगे तो आपको प्रूफ करना होगा कि मैं दोषी हूं, ना कि मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि मैं दोषी हूं तो कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी रिहा कर देंगे। लेकिन इस एक्ट में ऐसा नहीं है, इस एक्ट में उसका उल्टा है। इस एक्ट में भारत सरकार को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं भारतीय नागरिक क्यों नहीं हूँ। ये एक्ट यही बोलता है। होपफुली अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर फिर भी नहीं समझे तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब अगर आपको याद होगा तो मैं थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आजाद भारत में सरकार बदली और शास्त्री जी पीएम बने। तो शास्त्री जी पीएम बनते ही ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको 1946 की फॉरेनर एक्ट, इस एक्ट में थोड़ा सा सुधार किया। मतलब इसमें और थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन में इन्होंने सुधार किया और नया रूल्स इसमें डाला गया कि अब स्पेशली फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बैठेंगे जिन पर सरकार को शक हो कि वो इलीगल व्यक्ति है। उनका सारा केस उस फॉरेनर ट्रिब्यूनल में चलाया जाएगा। उनके लिए कोई ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की काम नहीं होगा, ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोर्ट ही उनके लिए होगा। मतलब उनका जो केस होगा वो फास्ट फॉरवर्ड में किया जाएगा, उनके लिए कोई बहुत लंबा डेट नहीं मिलेगा उनको। और इसको कहा गया फॉरेनर रूल्स 1964। और साथ में ये भी कहा गया इस रूल्स में अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट में वो व्यक्ति प्रूफ नहीं कर पाया कि वो भारतीय है तो उसको भारत से निकाल फेंकेगी उसके अपने देश में जहां से वो है। अगर वो कहीं से भी नहीं है, स्टेटलेस है,
तो डिटेंशन सेंटर में जाएंगे वो। इसीलिए ये सीएए की डिबेट्स और चर्चाओं में आपको ये 1946 का जो एक्ट है और ये जो 1964 का जो रूल्स है, इन दोनों के बारे में आपने सुना ही होगा कभी ना कभी। और याद रखिएगा 1964 का फॉरेनर रूल्स लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाया था, और ध्यान से याद रखिएगा, आगे बहुत काम है इसका। फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ और उस समय बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो उस वॉर के दौरान भी ईस्ट पाकिस्तान से लाखों बांग्लादेशी का पलायन हुआ। और पलायन कहाँ हुआ आपको पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं, बार बार भारत की ओर ही पलायन हुआ। और भारत में इलीगल इमिग्रेंट का संख्या इतना बढ़ता जा रहा था कि उनको संभालना मुश्किल हो गया था सरकार के लिए। फिर 1966 में इसी इंडिया पाकिस्तान की वॉर की समझौता के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई अचानक से, जिसका आज तक किसी को पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ। खैर, फिर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी पीएम बने हमारे, आप सबको पता ही होगा। अब ये ऑपरेशन सर्चलाइट क्या है? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था वो हमें जानने की जरूरत नहीं है इस एनआरसी और सीए की मामले में, ठीक है। हमें बस इतना जानना है उनकी वजह से हमें आज क्या भुगतना पड़ रहा है। तो 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान ने, मतलब आज का पाकिस्तान ने, ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब आज का बांग्लादेश के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और उसी ऑपरेशन का ही नाम दिया गया था कि ऑपरेशन सर्चलाइट। और इस ऑपरेशन का मकसद यही था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हो गया है, उस मूवमेंट को पूरी तरीके से कुचल डालने का था। तो उस ऑपरेशन के तहत वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के 3 लाख से 30 लाख लोगों को कत्ले आम कर डाला, मतलब हत्या कर डाला, जिसको बोलते हैं जिनोसाइड। और गैंग रेप करवाया गया, हर औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान की, मतलब जो चाहे जिसको चाहे रेप करो खुलेआम, कोई वो नहीं है, मतलब कोई कानून नहीं है अब। मतलब तब तो दोनों ही पाकिस्तान था, ईस्ट और वेस्ट। पाकिस्तान अपने ही लोगों को ऐसे मार रहा था, ये है पाकिस्तान की औकात। आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं वो लोग पागलों की तरह। लेकिन हमें जो मतलब है उनकी इस सिचुएशन से, वो ये है, सिचुएशन होता है उन पर उनके देशों में, लेकिन सारे सिरदर्द आ जाता है हमारे भारत में। उस ऑपरेशन के दौरान भी करोड़ों बांग्लादेशी फिर से भारत ट्रांसफर हो गए इलीगली। अब इंदिरा गांधी नए नए पीएम बने थे, अब पीएम बनते ही उनके सामने ये संकट आन पड़ी। अब इस संकट को ना भी निपटा है तो ईस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश की सारे लोग भारत आने के लिए बैठे हुए थे, तैयार होके बैठे हुए थे कि हम सारे भारत आ जाएंगे। ऐसा लगता था कि सारे बांग्लादेशी भारत में आ जाएंगे। और उस समय चाइना और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ ही था। अमेरिका और चाइना तो वेस्ट पाकिस्तान के साथ था ही, तो हम भारत अकेले वेस्ट पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते थे उस वक्त। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर, मतलब आज का जो रसिया है, उनसे 25 साल की दोस्ती का एग्रीमेंट किया, मतलब समझौता किया। और वो समझौता ये था कि यूएसएसआर से इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस लिया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से वॉर हो जाए तो आप, मतलब रसिया, हमें संभाल लेंगे। फिर क्या था, ईस्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने वॉर किया वेस्ट पाकिस्तान के आर्मियों के साथ, हमारे इंडियन आर्मी ने वॉर किया और आपको पता ही है क्या होना था, हम जीत गए। और 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान को हमने आजाद बांग्लादेश बना डाला। लेकिन यहाँ पर मेरा पर्सनल हमेशा से यही मानना रहा है कि जब वेस्ट पाकिस्तान की पूरी आर्मी 80,000 आर्मी हमारे इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक दिए थे, आप गूगल करिए आपको फोटो मिलेगा। उस वक्त जब पूरा सिचुएशन हमारे मुट्ठी में था, हमारे हाथ में मौका था, क्या इंदिरा गांधी की दिमाग में इतना अकल नहीं था कि पूरे बांग्लादेश को फिर से हमारे भारत के साथ मिला ले? जबकि बांग्लादेश, मतलब ईस्ट पाकिस्तान, एक लाचार और कमजोर थे उस वक्त, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। क्या इंदिरा गांधी को इतना दिमाग नहीं था? अखंड भारत बोलने से थोड़ी होता, हमारे हाथ में मौका आके चला गया और हम उनको देश बना रहे थे उस वक्त। अगर उसी वक्त ईस्ट पाकिस्तान को हमारे इंडिया के साथ फिर से मिला लेते, जो हमारा ही था, तो आज ना ये एनआरसी और सीए का नौबत आता, ना मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता। खैर, बैक टू द पॉइंट, ये जो वॉर हुआ बांग्लादेश को बचाने के लिए, वो वॉर आज से 9 महीने के बीच हुआ था। और उस दौरान फिर से 1 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी फिर से इलीगली आसाम में घुस गए थे, आसाम और वेस्ट बंगाल के साइड में। और तब ऐसा लगने लगा कि पूरा बांग्लादेशी उठ के आके हमारे आसाम में, मतलब हमारे भारत में आके टिक गए, बैठ गए हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, उस वक्त आसाम के लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने उनका बहुत ख्याल रखा, क्योंकि वो लोग तो मुसीबत के मारे आए थे ना। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, आपके घर में कोई मेहमान आया, ये बोल के कि स्थिति खराब है, हम चले जाएंगे। लेकिन आसाम के लोगों को थोड़ी पता था कि यही बांग्लादेशी एक दिन जहरीला सांप बन के उनके सर पर फनफनाएगा। उनको थोड़ी पता था कि हम सांप को जहर पिला रहे हैं, यही सांप हमें ये बोलेंगे कि हमें अब यही रहना है, हमें
यहाँ का नागरिक बना लो। लेकिन हाँ, उस दौरान बहुत सारे बांग्लादेशी वापस चले भी गए थे जब बांग्लादेश को हमने आज़ाद करा दिया था, लेकिन सारे नहीं गए थे, ध्यान रखिएगा। फिर 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक 25 साल की ट्रीटी हुई, मतलब 25 साल का एक फ्रेंडशिप का समझौता हुआ। समझौते में इंदिरा गांधी ने ये बात रखी कि 1950 के आसपास से ही, मतलब नेहरू जी के समय से ही आपका ये बांग्लादेशी संकट हमारे भारत में पनप रहा है। फिर शास्त्री जी के समय भी जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब भी आपका ये संकट हमारे भारत में पनप रहा था। फिर पिछले साल 1971 में भी आपका ये संकट हमारे भारत के गले आ पा रहा है। इंदिरा गांधी ने कहा कि आपकी लगभग 1.5 से 2 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी नागरिक हमारे भारत में पनप रहा है, मतलब हमारे भारत में है अभी फिलहाल। तो इंदिरा गांधी ने मुजीबुर रहमान से ये कहा कि तो भाई देखो, ये तो बहुत बड़ा संकट है अभी फिलहाल, आपका आधा आबादी ही हमारे भारत में घुसे हुए है। तब इंदिरा गांधी ने यह समझौता किया कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आपके बांग्लादेश से हमारे भारत आके घुसे हुए हैं, आप उसको वापस लेंगे। और ये 25 मार्च 1971, ये डेट याद करिए, ये वो डेट है जिस दिन ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था। लेकिन समझौता बस 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले बांग्लादेशियों के लिए है। उससे पहले जो बांग्लादेशी आए थे उनको भारत का नागरिक मान लिया गया। और तभी से भारत सरकार का ये स्टैंड रहा है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो बांग्लादेशी हमारे देश में आके पड़े हुए हैं उनको बांग्लादेश वापस लेंगे। और ये स्टैंड यहाँ से पैदा होता है, मतलब 1972 की इंडिया और बांग्लादेश की इस ट्रीटी से। लेकिन ये ट्रीटी साइन करने के बाद भी 1972 से 1974 तक इंदिरा गांधी ने कोई कदम नहीं उठाया इस मामले में। और इंदिरा गांधी ये देख रही थी कि आसाम आग से उबल रहा है, क्योंकि ट्रीटी साइन करने के बाद भी आपने आज तक एक भी बांग्लादेशियों को वापस भेजने का कोई भी कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, आसाम के इस गुस्से को शांत करने के लिए 1974 की जो इलेक्शन हुए थे, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त आसाम की एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया गया था और वो व्यक्ति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और वो इसीलिए बनाए गए थे ताकि आसाम की लोगों को लगे कि भारत सरकार को उनकी फिक्र है और उनकी मतलब चिंता करते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि इंदिरा गांधी ने आसाम के लोगों को लॉलीपॉप दे दिया था, जैसे कि आजकल आप लोग बोलते हो कि मोदी जी ने जुमला दे दिया है। और ये जुमला देने का काम इंदिरा गांधी के टाइम से ही चलते आ रहा है। आप ये मत समझे कि ये मोदी जी ने क्रिएट किया है। मोदी जी तो बस उनको कॉपी कर रहा है कि जुमला कैसे देना है, लॉलीपॉप कैसे देना है, आपको आपके सामने झुनझुना कैसे बजाना है ताकि आप बंदर की तरह उछलते रहो। क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये लॉलीपॉप देने का काम सिर्फ आसाम में ही नहीं किए थे, ये काम उन्होंने पंजाब में भी किए थे। जब पंजाब का संकट आया था तो पंजाब की एक सिख ज्ञानी जैल सिंह को प्रेसिडेंट बना दिए थे, क्योंकि पंजाब के लोगों को लॉलीपॉप देना था उस वक्त। और आपको पता है ये प्रेसिडेंट का कितना महत्व है हमारे देश में, प्रेसिडेंट किसके अंदर काम करते हैं। मजा देख रहे हो आप, जैसे कि प्रेसिडेंट नहीं कोई लॉलीपॉप हो, जिसको चाहे तिसको आप प्रेसिडेंट बना दो। लेकिन उसके बाद भी 1977 तक इंदिरा गांधी ने इस मामले में ट्रीटी साइन किए थे 1972 में। 1972 से 1977 आ गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किए थे बांग्लादेश को वापस भेजने का। हालांकि 1975 से 1977 तक 2 साल इमरजेंसी लगा हुआ था देश में, मानो जैसे कि पूरा लॉकडाउन लगा था अभी, ऐसे ही पूरा देश 2 सालों के लिए लॉकडाउन में था। फिर 1977 की शुरुआत में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को वापस लिया। फिर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी को हार हुई और जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की। और ये जनता पार्टी का जीतना और आसाम का मूवमेंट शुरू होना, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और यहाँ से हमारी आसाम आंदोलन का इतिहास को शुरू करने का पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो आई होप आज का ये एपिसोड आपने पूरा अच्छे से सुना होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको एक सिक्वेंसली ईयर बाय ईयर आपको समझाऊं हर चीज कैसे कैसे होते गया। और इसके बाद वाले एपिसोड में हम बात करेंगे आसाम आंदोलन के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया मिला आपको इन्फॉर्मेटिव, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो मिले। और तब तक के लिए आप मेरा ये दोनों वीडियो देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।